आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि प्रत्येक लग्न एवं राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हुआ है कुछ समय के लिए, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में संचरण करना प्रारंभ कर चुके हैं। इस गोचर परिवर्तन का प्रभाव प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों पर कैसा पड़ने वाला है, इस विषय में भी चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर ये 5 दिसंबर 2025 तक रहने वाले हैं। इसके बाद में वापस से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में ही वक्री हो जाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में वक्री होता है तो वो नीच के समान फल देता है। तो ये जो काल है, जो समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का, इसमें 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक का प्रभाव डिफरेंट होगा और 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का प्रभाव टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो इस विषय पर हम चर्चा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से ही करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों की कुंडलियों का अध्ययन भी होगा जिनका सिलेक्शन करके पहले से रखा गया है। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 233 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 234वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1110 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी 1111वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक एवं मासिक राशिफल कैसा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिए। अब हम सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि कर्क राशि में गुरु का प्रवेश हो गया है और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि। वैसे तो ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि ग्रह जिस भाव में हो उस भाव के अधिपति की स्थिति के आधार पर फल मिलता है और गुरु उच्च राशि में है अर्थात चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा का परिवर्तन हर सवा दो दिन में हो जाता है और नक्षत्र का परिवर्तन तो नित्य होता है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव में भी वेरिएशन तो आपको रेगुलरली देखने में मिलेगा जब भी गुरु उच्च के होते हैं। बट देखने वाली ये बात है कि 11 नवंबर तक जब तक ये उच्च राशि में है तो इसका प्रभाव ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। बट 11 नवंबर के बाद में उस पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं कमी और कुछ हद तक परेशानियां भी देखने में मिल सकती हैं। चर्चा करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या लेकर के आएगा। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव से निकल करके देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे अपनी उच्च राशि में। मानसिक स्थिति यदि खराब थी, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी रहती थी तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। मन पूजा पाठ धार्मिक गतिविधियों में लगेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। घर में यदि कलह का माहौल था तो वो कम होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी चली आ रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने में आएगी। आप अपने आप को शांत महसूस कर सकते हैं। थोड़ा जो मन में उथल पुथल मची हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। भूमि भवन और वाहन का सुख आपको देखने में मिलने वाला है। माता का सुख भी आपको प्राप्त हो इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। बट 11 नवंबर के बाद में जब गुरु यहाँ पर वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं नीच के समान फल देंगे। वैसे तो भाग्यपति होकर के चतुर्थ भाव में है तो वक्री होंगे तो भी श्रेष्ठ है, परंतु माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां आ सकती हैं। आपको ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस और कुछ हद तक एंजाइटी महसूस हो सकती है।
उपाय के तौर पर विष्णु भगवान की आराधना मेष राशि के जातक करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन होगा, वो तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव में गुरु का आपके लिए आना कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अष्टमपति होकर के तृतीय भाव में उच्च राशि में आकर के भाग्य स्थान को देख रहे हैं। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ी मात्रा में धन का आगमन, बड़ी मात्रा में धन का संचयन होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने ही घर लाभ स्थान पर पड़ने वाली है। ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सब कुछ ठीक है। छोटे भाई बहनों के साथ में यदि संबंध खराब हो गए थे तो उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिले, धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। साधना के क्षेत्र से थे, ज्योतिष के क्षेत्र से थे तो सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी कोई साधना सिद्ध हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। जो भी साधना, पूजा पाठ, जब तब धार्मिक कृत्य आप कर रहे थे, उसका फल मिलने का समय अब आ चुका है। धार्मिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल आपके पुण्य की वृद्धि होती हुई दिख रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। जब वक्री हो जाएंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध को थोड़ा सा मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना है। इसके साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ में वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। बाकी यात्रा इत्यादि यदि आप करें 11 नवंबर के बाद में, तो उसको थोड़ा प्लान करके करिएगा। प्लानिंग करके यदि आप यात्रा करते हैं तो ओवरऑल बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि चर्चा की जाए तो धन भाव में गुरु का गोचर होने वाला है, तो ओवरऑल धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है। व्यापार के माध्यम से धन का लाभ, आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ, अच्छा धनागमन देखने में मिलने वाला है। परंतु जब ये गुरु वक्री होंगे, जो डेट मैंने पहले आपको बताई है, तब कुटुंबीजनों के बीच में कुछ हद तक विवाद, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके कुछ हद तक रिश्ते खराब हो सकते हैं। कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए यदि चर्चा करें तो राशि पर ही गुरु आने वाले हैं। हंस योग है, कोई बोलने की दिक्कत, हंस योग है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं ओवरऑल समय अच्छा होने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य के साथ से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी वाणी जो है वो ज्ञानमयी होगी, आपकी पर्सनैलिटी से ही ज्ञान प्रदर्शित होगा, बहुत अच्छा है। पर जब गुरु वक्री होंगे उच्च राशि में आकर के, तो अहंकार से आपको बचने का प्रयत्न करना है, नहीं तो लोगों को आपका व्यक्तित्व अहंकारमयी लग सकता है, जिस वजह से कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिल सकती है। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु 12वें भाव में जाएंगे। जो फालतू के व्यय हो रहे थे, अनावश्यक व्यय हो रहे थे, उस पर अब नियंत्रण लगने वाला है। कुछ हद तक जो आपके खर्च होंगे वो धार्मिक कृत्यों में होने वाले हैं, धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, दान पुण्य में आप हिस्सा लेने वाले हैं। अपने आप धन को धार्मिक गतिविधियों में, धार्मिक यात्राओं में, लोगों की सेवा में, दान में अब आप खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वक्री हो जाएंगे तो कुछ हद तक पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां और कुछ इस जगह पर खर्च कर देना जिसको बाद में आपको लेकर के अफसोस हो, या हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के आप टच में आ जाएं जब गुरु वक्री होंगे, तो वो व्यक्ति आपके धन को किसी गलत धार्मिक व्यक्ति से जोड़ करके, अब धार्मिक व्यक्ति गलत नहीं होता है, परंतु जो छली टाइप के लोग होते हैं या जो तांत्रिक इत्यादि होते हैं, उनसे जोड़ करके आपके धन का नाश करा सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए तो गुरु लाभ स्थान में आने वाले हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा है, धन आगमन के दृष्टिकोण से अच्छा है। विवाह के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो विवाह के योग बन जाएंगे, तो गुरु आपके लिए लाभ स्थान में जाकर के बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध भी सुधार देंगे और आर्थिक स्थिति को भी अच्छा कर देंगे। परंतु जब ये वक्री होंगे, सोशल मीडिया का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। सोशल सर्कल से कुछ हद तक आपको नुकसान हो सकता है और बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस 11 नवंबर के बाद में खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों के लिए दशम भाव में आने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा विकास देखने में मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ में रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि हंस योग आपके लिए भी है। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाह रहे थे, या डिपार्टमेंटल एग्जाम में प्रमोशन चाह रहे थे, बॉस के साथ रिलेशंस बिगड़े हुए थे, तो इन सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होगी, करियर में नई ग्रोथ होगी, एक नया आपको उपलब्धियां देखने में मिलने वाली हैं करियर में, तो ओवरऑल अच्छा है। जब वक्री हो जाएंगे तो अपनी पद और प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ज्यादा सजग और सावधान हो जाने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। अपने कैरेक्टर पर आपको नियंत्रण लगा करके रखना होगा 11 नवंबर के बाद में, जब गुरु वक्री होने वाले हैं। और वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो कहना नहीं, भाग्य भाव में आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, और उच्च राशि में वो भी चहुओर से आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। शनि की पनौती होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके इस वर्ष का ये श्रेष्ठतम समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाग्य भाव में गुरु का गोचर है तो वैसे भी 200 दोषों का शमन तो ही कर ही देता है। तो ओवरऑल हर एक चीज, चाहे भाग्य की बात करें, चाहे विवाह की बात करें, चाहे धर्म की बात करें, धार्मिक यात्रा की बात करें, विदेश यात्रा की बात करें, किसी भी क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। धन को लेकर के, आपके व्यक्तित्व के विकास को लेकर के, ज्ञान शिक्षा विद्यार्थी सबके लिए गोचर अच्छा है। जब ये गुरु वक्री होंगे तो अपने चरित्र पर आपको भी नियंत्रण लगाना है, चाल चलन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए गुरु अष्टम भाव में जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान, साधना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। परंतु जब वक्री होंगे तो पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, मुख में छाले इत्यादि का हो जाना, इन सब चीजों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। अपने आहार को सात्विक बना करके रखिए, मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखने का प्रयत्न करना होगा।
इसके साथ ही साथ मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा, वो भी उच्च राशि में। ओवरऑल बहुत अच्छा है, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कहीं ना कहीं दाम्पत्य में जो परेशानियां थी उसमें कमी आएगी। तो ओवरऑल गुरु का गोचर सप्तम में अच्छा है। विदेश से जुड़ करके यदि व्यापार करना चाह रहे हैं तो भी आपको अच्छी सफलता वहां पर देखने में मिलने वाली है। जब गुरु वक्री होंगे तो दाम्पत्य में कुछ हद तक परेशानियां, इसके साथ ही साथ में बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, तो ध्यान देना होगा। और अपने व्यापार पर स्वयं और अपने व्यापार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करने से आपको गुरु के वक्री काल में बचना चाहिए। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों को देखा जाए तो पेट जन्य रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानियां इस पूरे ही काल में हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं के योग है। शत्रुओं से यदि आप परेशान थे, ऋण से यदि आप परेशान थे, तो वहां पर आप सेफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण मुक्ति का समय आपके लिए होने वाला है। इसके साथ ही साथ में जब गुरु वक्री होंगे तो स्पेशली आपको अपनी स्टमक हेल्थ का ध्यान देना है और व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयत्न करना होगा। और मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होकर के आपके लिए संचलन करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान सभी मामले में बहुत श्रेष्ठ है। व्यक्तित्व का विकास होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में आप हिस्सा लेंगे, धार्मिक गतिविधियों में जुड़ने वाले हैं, साधना इत्यादि के फलीभूत होने का ये समय है। जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो प्रेम संबंधों में कुछ हद तक परेशानियां, संतान के साथ में कष्ट हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ में आपको भी अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता होगी। पहले यदि किसी तरह का ब्रेकअप इत्यादि आपका हुआ था तो पुराने पार्टनर से मिलने का योग भी मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए इस समय पर बनता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आप में से बहुत से दर्शकों ने मांग की थी, बहुत से लोगों के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोगों ने तो ईमेल के भी थ्रू भी बोला था कि आपने बताया नहीं इस विषय में। तो मैंने कहा कि निःशुल्क कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में ही इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम बिना विलंब किए कुछ जन्म कुंडलियों का भी अध्ययन कर लें। पहली जन्म कुंडली जो है यह है सुरेंद्र ढाल जी की। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है अपना 17 मार्च 1986 और जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 4:02 और जन्म स्थान दिल्ली का है। 17 मार्च 1986 सुबह के 4:02 दिल्ली। मकर लग्न की कुंडली है, राशि वृषभ बनती है और गुरु की दशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है। ये अगस्त 2025 के 29 तारीख से शुरू हुआ है। केतु आपके लिए 10th हाउस में बैठे हैं, जो कि करियर में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने प्रश्न लिखा है कि नो जॉब सिंस May 2025 व्हेन आई एम लाइकली टू गेट अ जॉब, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इनके पास जॉब नहीं है और इनका कहना है मई मंथ से नहीं है, तो शनि का प्रत्यंतर था उस समय पर। खैर ठीक है, हम इस विषय पर विचार करें कि जॉब कब लगेगी। तो दशमपति उच्च राशि में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं जाकर के, और साहब जॉब लगने का योग आपका अभी भी चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ 1 के पहले पहले यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी तो आपको सहयोग करेगा। मकर राशि में यदि हैं तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है, और वृषभ राशि से यदि हम देखते हैं तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति चारों ओर से बन रही है। तो गुरु का गोचर, गुरु की ही महादशा आपको चल रही है। गुरु अब आपकी कुंडली में क्या है ना, व्ययपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। तो व्ययपति होकर के गुरु जब 12वें भाव में होते हैं तो धन संचित नहीं होने देते, तो ये परेशानी आपके साथ में जरूर थोड़ी है। लेकिन यदि हम जॉब के सिलसिले में बात करें तो 18 सितंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के बीच में आपकी कुंडली के हिसाब से जॉब लगने के प्रबलतम योग मुझे दिखाई देते हैं। और यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस समय पर जॉब मिल जानी चाहिए। तो ओवरऑल चीजें ठीक हैं। उपाय के तौर पर आपको मैं सलाह दूंगा कि आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः नित्य 3 माला या 7 माला जाप करें। नित्य गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही साथ संभव हो तो रोज, अन्यथा बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, गणेश जी की 3 परिक्रमा करिए, गणेश जी पर मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। गणेश चालीसा का पाठ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में मंगलवार की रात में हरे मूंग को भिगा दीजिए और अगले दिन सुबह पक्षियों को खाने को दीजिए। इन कुछ उपायों को यदि आप करते हैं तो जो आपकी परेशानी आ रही है उसमें कुछ हद तक कमी आपको अवश्य ही देखने में मिल जाएगी। और सूर्य की स्थिति को देखते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आप रविवार के दिन का उपवास हो सके तो वो, अन्यथा नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए। नित्य सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए मैं काफी ज्यादा फेवरेबल देखता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 30 अगस्त 1982 का इनका जन्म है और जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है शाम के 4:50 और इनका भी जन्म स्थान दिल्ली ही है। ये भी मकर लग्न के हैं और राशि इनकी धनु बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है कि बेटी का वैवाहिक अति कष्ट है, समाधान बताएं। तो ये क्या बेटी की जन्म कुंडली है? अब 1982 का बर्थ है, तो
बेटी की ही जन्म कुंडली होगी, क्योंकि यदि आपका 82 का जन्म होता तो इतनी बड़ी संतान तो आपकी नहीं होती कि वो वैवाहित होती, ठीक है? क्योंकि 42 की एज ही है ना अभी। अब आपको अपनी बेटी का नाम देना चाहिए था। आप जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देते हैं, अपने नाम के साथ में आप उस व्यक्ति का भी नाम दिया करें, तभी प्रॉपर्ली एनालिसिस हो सकेगा। अब हम वैवाहिक जीवन पर यदि विचार करें तो मकर लग्न की कुंडली है। लग्नपति भाग्य भाव में शनि जाकर के बैठे हैं। सीधा चलते हैं सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं जाकर के 12वें भाव में है। सप्तम पति का 12वें भाव में जाना, कहीं ना कहीं भाव के अधिपति तो पीड़ित हो गए ना, क्योंकि 12वें भाव में है। ऊपर से राहु की दृष्टि से दृष्ट है, चंद्र ग्रहण दोष बना रहे हैं सप्तमेश, तो कहीं ना कहीं सप्तमेश तो इस कुंडली में पीड़ित है। अब सप्तम भाव की स्थिति को यदि देखा जाए तो सप्तम भाव में शुक्र आकर के बैठे हुए हैं, जो कि मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की स्थिति भी इनके जीवन काल में बनी होगी। चलित कुंडली को जाकर के यदि मैं देखता हूं तो शुक्र उस स्थान का ही फल दे रहे हैं जो कि ओवरऑल अच्छी कंडीशन है। ये शुक्र यहाँ पर कुछ हद तक बैलेंस करने का काम करेंगे, परंतु बात क्या होती है ना, शुक्र सप्तम भाव में चंद्रमा के घर में बैठे हैं, अर्थात शुक्र जो है वो सप्तम भाव में अति शत्रु होकर के बैठ गए हैं, क्योंकि शत्रु राशि से चंद्रमा से तात्कालिक शत्रुता भी हो रही है। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि शुक्र चंद्रमा के किराएदार हैं, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में जाकर के बैठे हैं और चंद्रमा की स्थिति पीड़ित है। अब आप जिस मकान में रहते हो उस मकान का जो मालिक है, अर्थात मकान मालिक है, यदि उसकी स्थिति खराब होगी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पर इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो सप्तम भाव में ये शुक्र भी बहुत हद तक फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब पति के कारक के रूप में देखा जाए गुरु को, तो गुरु जाकर के दशम भाव में तुला राशि में शत्रु राशि में राहु के नक्षत्र में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट है, और नवमांश कुंडली में गुरु नीच राशि में बैठे हैं। फलतः दाम्पत्य में कष्ट है, कहीं ना कहीं पति का जो साथ और सहयोग मिलना चाहिए उसमें काफी हद तक कमी आएगी। और दाम्पत्य कारक शुक्र की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ, वो शुक्र राहु और सूर्य के मध्य पापकर्तरी योग में है, तो पापकर्तरी योग में सप्तम भाव भी है और सप्तम दाम्पत्य कारक भी बैठे हुए हैं। अब नवमांश कुंडली में जाकर के देखा जाए तो सप्तम भाव के मालिक बुध बनते हैं, वो नीच राशि में राहु के साथ जड़ दोष में, और नवमांश के सप्तम भाव में केतु बैठे। तो ओवरऑल स्थिति इनकी कुंडली में दाम्पत्य को लेकर के काफी गड़बड़ है और कहीं से भी कुछ भी सेव करने वाली कंडीशन नहीं बनती है। अब यदि पति के साथ में कुंडली का मिलान नहीं हुआ है, जो कि नहीं ही हुआ होगा तभी दिक्कतें आ रही हैं, तो अलगाव की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, क्योंकि गुरु की दशा में शनि का अंतर चल रहा है। फिर भी कुछ उपाय इनको कहिए कि बेडरूम में मोर पंख लगाएं और अपने जीवन साथी के साथ में शुक्रवार के दिन मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली और इनके पति की जन्म कुंडली दोनों ही एक साथ अपॉइंटमेंट लेकर के दिखवा लीजिए। फिर दोनों के यदि स्थिति होगी कि आगे चलाया जा सके तो उस विषय में हम कुछ उपाय पर विचार कर सकेंगे। बाकी कुंडली की स्थिति दाम्पत्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शक कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम से एवं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान अपने नाम के साथ में और स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।